नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन में। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल से। तो जो आज का जो आर्टिकल है वो है भगवत गीता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है कि हमने अपने आप को जानना है। ठीक है, हम क्या हैं। ठीक है, तो उसको जानने की यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं जो कि भगवत गीता में मेंशन है। तो सबसे पहले जो तरीका है उसको कहा गया है जनन योगा। ओके, दूसरा है इसका मतलब होता है कि हम नॉलेज कैसे इकट्ठी करें। ठीक है, उसके बाद कर्म योगा होता है, इसका मतलब कि हमने क्या काम करना है। ठीक है, तीसरा होता है भक्ति योगा कि हमने भक्ति कैसे करनी है परमात्मा की। तो जो यहाँ पर बात की गई है वो सिंपली यही बात है कि हमने जो हमारा सुप्रीम गोल है, ठीक है, सुप्रीम गोल ह्यूमन लाइफ में एक ही होता है कि हमने जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति कैसे करनी है। ठीक है, अपने जीवन में कैसे विचरना है, सोसाइटी में कैसे विचरना है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो 3 तरह के योगा की यहाँ पर बात करके समझाने की कोशिश की गई है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है जो वन गॉड है उसके कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि कोई भी बंदा चाहे मुझे कैसी भी नज़र से देखे, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र जो है वो एक ही तरीके की होगी। जैसे मैं सभी को देखता हूँ वैसे मैं, जो अगर मुझे बुरी नज़र से भी देखेगा तो मैं उसको भी अच्छी नज़र से ही देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरा का पूरा संसार ही मेरी फैमिली है। ठीक है, तो ये सोच बता रहे हैं कि ऐसी सोच होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की जो भी सोसाइटी में विचरता है। ठीक है, तो वैसे भी अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वहाँ पर भी इसी कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग तरीके से बताया गया है कि पूरी दुनिया जो है अगर हम उसको एक ही दृष्टि से देखेंगे तो उसी को सही मायने में हम योगी कह सकते हैं कि वो योगी है। ओके, सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो कर्म है, ठीक है, कर्म जैसे कर्म करेंगे, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम एक आज़ादी का अभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। ठीक है, और अगर हम बुरे कर्मों के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ हमारा दिमाग जो है बुरे कर्मों के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है, तो फिर हमारा जो एक सोचने का तरीका है वो एक कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, गुलामी की तरह एक फीलिंग अंदर आती जाएगी। जितने बढ़िया कर्म होंगे उतने आज़ाद, उतने फ्री हम होते जाएंगे। आज़ाद होना ये हमारे कर्मों के ऊपर है, कैसा एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा एक्शन हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल उसका फल जो है हमें मिलना ही मिलना है। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल आ जाएगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम एक पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो हर एक पौधा जो है उसका अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना मौसम होता है जब उसने फल देना होता है। ठीक है, जब उसने बड़ा होना होता है, किसी को 5 साल लगते हैं बड़े होने में, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। तो हर एक का फल आने का टाइम अलग अलग है। ठीक है, वैसे ही हमारे कर्म है, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल आएगा, उसी समय के हिसाब से आएगा जिस तरह का कर्म होगा। तो यहाँ पर आगे जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो पापी लोग हैं, जो मुझे पूजते हैं, ठीक है, जो मेरी पूजा करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी जो है मैं दिशा देता हूं कि वो शांति की ओर आगे बढ़े। ठीक है, सही रास्ता जो है उसको अपनाएं। ठीक है, सो चाहे गलत लोग भी मेरे पास आए तो मैं उनको जो है सीधे रास्ते के ऊपर ही चलाऊंगा। ठीक है, सीधे रास्ते के ऊपर ही चलने को कहूंगा। वहां पर किसी तरह का भी जो उनके साथ डिग्रेडेशन है, ठीक है, वो नहीं होने दूंगा। तो गीता जो है एक तरह का कॉन्फिडेंस भी देती है, एक फीलिंग्स आती है जो पापी लोग होते हैं उनके अंदर भी, कि वो अच्छा काम करें, जिससे क्या होता है कि उनकी लाइफ आने वाले समय में अच्छी हो जाती है, जहाँ अच्छी हो सकती है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि ये जो रास्ता है, जो जब हम सही डायरेक्शन अपनाएंगे तो वो हमें मुक्ति की ओर लेकर जाएगा, जन्म मरण का जो चक्कर है उससे हमें बचा देगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में बात बोली गई है कि अगर जो भी इंसान जब अपने मौत के किनारे बैठा होता है, ठीक है, जिसका जो है अंत नज़दीक होता है, ठीक है, अगर उस समय में भी परमात्मा का नाम ध्याए, उसको याद करेगा, तो वो डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो परमात्मा की ज्योत में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लास्ट में बोली गई है कि अच्छा रास्ता अपनाओ, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे कर्म करो, ताकि आने वाले समय में आप ही को बेनिफिट हो। तो अच्छे कर्म
एज ए एजुकेशनिज्म अच्छे कर्म कैसे हमारे अच्छे कर्म हो सकते हैं। जैसे अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, जहाँ फिर गरीब फैमिली है, ठीक है, बच्चे को आगे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उसको पढ़ा दो, ठीक है, तो उसको हेल्प कर दो, उसको उसकी ज़िंदगी में जो उसके कांटे हैं उसको हटा दो, अगर आप हटा सकते हो, ठीक है। इसमें कौन सा पैसे लगने हैं। आज का जो युग है, ठीक है, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। आने वाला ज़माना जो है, सभी लोग आने वाले ज़माने में घर में ही बैठ के जो है काम करेंगे, ठीक है। ये जो टाइम आने वाला है, तो इसमें जो ज़रिया है वो पूरे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग ऐप्स हैं, ये सभी ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की ज़िंदगी बना सकते हो। आज के समय में अगर आपने किसी की ज़िंदगी बनानी है तो उसको पढ़ाओ, ठीक है। अगर वो पढ़ाई उसको नहीं मिली ना, तो जब वो बड़ा होगा तो वो पछताएगा, ठीक है। आज भी मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, ठीक है, जो मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे साथ ही पढ़े हैं, लेकिन वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसका आलम उनको आज भी है कि हमें शायद हम पढ़ जाते तो आज हमारी सिचुएशन कुछ और होती, ठीक है। तो ऐसा मलाल ना रहे, ठीक है। तो आप कोशिश करो जितना हो सके गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनको आगे लाओ, उनकी बाजू पकड़ो, उनको भी सही रास्ते पर लेकर आओ। तो ये आपका एक अच्छा कर्म होगा, कभी ना कभी आपको इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी कर्म करो कभी भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड लेकर चलोगे तो एक आज़ादी का अभाव अपने अंदर आप महसूस करोगे, ठीक है, और खुशी जो है आपके अंदर डेवलप होगी। तो ये था आज का द स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। मोटिवेशन के लिए ये आर्टिकल हर रोज़ अखबार में छपता है, तो इसको मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि एडिटोरियल की स्टार्टिंग से पहले एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, एक टारगेट मिले, एक डायरेक्शन मिले कि हमारी ज़िंदगी किस लिए है और हमने किस लिए जीनी है, ठीक है। उसके बाद जब एडिटोरियल जाते हो तो वो तो पूरे संसार का वहाँ पर क्या काम चल रहा है, तो वो तो दूसरी डिस्कशन हो जाती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे प्राइमरी जो इम्पॉर्टेंट है वो यही कि हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमने कहाँ आगे बढ़ना है, क्या सोचना है, क्या काम करना है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो ये जो आर्टिकल है यह है रियल एस्टेट के बारे में। इसकी हालत जो है अभी पतली हो गई है कोविड-19 के चलते। तो रियल एस्टेट में जैसे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग का काम चलता है, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, रेजिडेंशियल हाउसेज बनते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ये सारा काम जो है रियल एस्टेट का होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो अलग अलग एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई घर बनना है, ठीक है, तो वहाँ पर रेता भी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर बजरी भी चाहिए, वहाँ पर सरिया भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, पत्थर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा रियल एस्टेट से लिंक होकर चलता है। तो अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर सपोज करो आने वाले समय में मंदी आ गई, ठीक है, लोग घर ही नहीं बना रहे, जहाँ नई बिल्डिंग्स ही नहीं बनवा रहे, तो ये सभी जो फैक्टर्स अभी मैंने काउंट करवाए हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पर ऑथर डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है एक ह्यूज एम्प्लॉयर है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो है नौकरियाँ प्रोवाइड करता है लोगों को। तो एक सिंबल है अर्बनाइजेशन का, एक विजिबल सिंबल है। आप देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन कितनी तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। ये जो डिकेड गुजरा है, ठीक है, 2010 से 2020 में, इस डिकेड में बहुत ही बड़ी मात्रा में इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है एक्सपैंड हुई है। बहुत से लोग जो हैं गांव छोड़कर जो है शहरों में आ रहे हैं, और जो शहर है वो भी आगे डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अभी जब कोविड-19 ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ी सी इकोनॉमी लड़खड़ा गई है अर्बनाइजेशन की, रियल एस्टेट की। तो अभी जो है बहुत ही गंभीर तनाव से वो गुजर रहा है जो रियल एस्टेट सेक्टर है। तो आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे एड्रेस कर सकती है गवर्नमेंट? तो अलग से जो है एक्ट बना सकती है, ठीक है, रियल एस्टेट के लिए, कि उसको कुछ बेनिफिट पहुंचाया जा सके, या फिर कोई फंड जो है सेपरेट एड पैकेज जो है वो लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि जिस तरीके से किसी ना किसी तरीके से जो है इसको राहत पहुंचाई जाए। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर फंडिंग की बात करें रियल एस्टेट को, ठीक है, तो बहुत ही कम होता है कि कोई बैंक्स जो हैं या फिर जो लार्जर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये जो है रियल एस्टेट सेक्टर को फाइनेंस करें, ये बहुत कम होता है, ठीक है। मोस्टली जितने भी रियल एस्टेट के काम चलते हैं वो जो मेजर प्लेयर होते हैं
ठीक है, जिनका काम ही होता है कंस्ट्रक्शन का, जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने पर रोल अदा करते हैं, वो अपने आप से ही फंड लगाते हैं, ठीक है, जितना भी पैसा होता है। यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि इस सिचुएशन में जब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है एक बुरे माहौल से गुजर रही है, ठीक है, तो उसको निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो आरबीआई है, ठीक है, उसने मार्च 1 2020 में एक अनाउंसमेंट की थी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए वो एक लोन जो है उसको रिस्ट्रक्चर करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, और उस कमेटी के जो हेड थे उसका नाम था जो केवी कामत। ओके, तो उनको काम दिया गया था कि वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नए नॉर्म्स बनाएं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंड रिलीज करेगी रियल एस्टेट सेक्टर को सही करने के लिए। तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कमेटी का नाम केवी कामत कमेटी, ठीक है, किस लिए बनाएगी, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है, ठीक है, उसको कुछ नए सेक्टर स्पेसिफिक जो सॉल्यूशंस निकाल कर आने चाहिए, ठीक है, और जो 11 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ठीक है, जो रिसेंटली जो था रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ठीक है, उसको जो है दोबारा से लाना चाहिए, ठीक है, पैसे पहुंचाने चाहिए ताकि कि रियल एस्टेट की इकोनॉमी जो है वो बहाल हो सके। आगे बात की गई है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, जहां पर 70% जहां उससे ज़्यादा काम कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इन रुके हुए काम को, ठीक है, आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा कैपिटल इन्फ्यूजन दे, थोड़े से पैसे इनको दे दें ताकि कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रुके ना रहें, ठीक है, इनको आगे जो है कंप्लीशन की ओर आगे बढ़े, ठीक है, और जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हों, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार की जो है इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं ऑथर की, थोड़े से जो पैसे जितने पैसे चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए, तो पहला स्टेप तो ये करना चाहिए जो 70% से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है उनको फुल कंप्लीट करना चाहिए, जितनी उनको अमाउंट चाहिए वो अमाउंट उनको प्रोवाइड करके। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल 25,000 करोड़ का जो फंड अनाउंस किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए, गवर्नमेंट जो है ना हर एक स्टेप पे अनाउंसमेंट बहुत करती है, आरबीआई भी अनाउंसमेंट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना फंड अनाउंस कर दिया गया है वो फंड जो है पहुंच चुका है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि फंड तो अनाउंस करती है सरकार, ठीक है, पहुंचाने की मदद भी करती है, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशंस ही इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि बहुत कम जो है बेनिफिशियर जो है आगे आ पाते हैं बेनिफिट लेने के लिए। तो यहाँ पर भी ऑथर यही बात कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ के फंड की अनाउंसमेंट तो की गई थी पिछले साल, लेकिन जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी वो इतनी कम्प्लेक्स थी कि हर कोई जो उसका बेनिफिट जो नहीं उठा पाया जिसको उसकी ज़रूरत थी। तो अभी ये बात बोल रहे हैं कि इन कंडीशंस को आप रिलैक्स करो, एलिजिबिलिटी कंडीशंस थोड़ी सी सही करो, रिलैक्स करो इनको, ताकि कि जिनको फंड चाहिए वो प्रोजेक्ट्स में अपने इन फंड्स को लगाएं, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनको ये पैसे देने चाहिए, जिनका जो है 30 से 70% जो है काम खत्म हो गया, उनको ये आप पैसे प्रोवाइड करो। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात की गई है कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इमीडिएट सर्विसिंग की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, तो उनको भी हमें अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहने का मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी अनाउंस हुए हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, तो आगे वो उनको कैपिटल चाहिए ही नहीं, ठीक है, जहाँ तो उनके मालिक उनके पास कैपिटल है, या फिर वो प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी हमें डील करके चलना है, ठीक है। वहाँ पर जो इक्विटी है, ठीक है, वो हमें इशू करनी चाहिए, जो भी फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको क्रिएट करना चाहिए नए पैमाने पर। तो इन सबको देखने के लिए, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाहिए, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए इसको एक बॉडी बना सकती है कि वो जाके इंस्पेक्ट करे कि फलाने सेक्टर में कैसे काम चल रहा है, ठीक है, और उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से एक निगरानी आई वॉच करके चलती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको स्पॉन्सर कौन करता है, जहाँ तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जहाँ इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। मतलब कई बार इसमें प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स है उसका भी साथ ले लिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को यूटिलाइज करने में। तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई कि लास्ट जो कैटेगरी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल अनवायबल हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उनको भी जो है उनका एक रियलिस्टिक वैल्यूएशन होना चाहिए कि कितने के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बिल्कुल बेकार पड़े हैं,
ठीक है, उनका भी एक वैल्यूएशन हो, ताकि जो कि आने वाले समय में उसको जहाँ बेचा जा सके, जहाँ बेचकर जो प्रॉफिट आता है उसको दोबारा से जो है कैपिटल इन्फ्यूजन में जो है लगाया जा सके। तो यहाँ पर दो रियल एस्टेट बॉडीज हैं जिसका नाम है क्रेडाई एंड नार्डिको, ठीक है। इन दोनों की बात की गई है कि इनको काम करना चाहिए जो रेटिंग एजेंसीज हैं, कि वो रेटिंग एजेंसीज को क्या करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स लिटिल रिस्क के ऊपर हैं, ठीक है, मतलब कि कोलैप्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब कि जितना पैसा उस प्रोजेक्ट को चाहिए फिनिश होने में, उतना पैसा जो है अवेलेबल है, ठीक है, कॉर्पोरेट्स के पास। तो उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको रेटिंग देनी चाहिए, ठीक है। जो जितना कम रिस्क के ऊपर है उसको उतनी बढ़िया रेटिंग दो, ठीक है। आने वाले समय में मतलब इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम आए, ठीक है। तो इससे भी बहुत बढ़िया फर्क पड़ता है जब हम रेटिंग करते हैं, एक तरह की पॉजिटिविटी आती है। जब पॉजिटिविटी आती है तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं फिर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है कि हाँ भी फलाने फलाने प्रोजेक्ट की जो रेटिंग है वो बहुत बढ़िया आई है, तो हमें उस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ गई ना, जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ गई, वो सेक्टर जो है आगे को बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमी यही है इन्वेस्टमेंट की। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तब गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में ऑथर यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि 11 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। जो 25,000 करोड़ का पिछले साल अनाउंस किया था उसको भी प्रोवाइड करवाओ, एलिजिबिलिटी कंडीशन सही करो, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ही इन्वेस्टमेंट मांगी गई है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ जाती है, अगर रेटिंग बढ़िया कर देते हैं, तो फिर जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर करने की। तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, उसको भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो बॉन्ड्स इशू कर सके, ठीक है। सो जो क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अदारा है, क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो उसके द्वारा जो बॉन्ड्स इशू हो, ठीक है, उसको यूज करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स जिनको कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए उनको प्रोवाइड करवाया जाए, उनको फाइनेंस करवाया जाए। सो ये था आर्टिकल। सो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो सेकंड आर्टिकल है, ये है जो ग्रिड में जो कॉस्ट आती है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो ग्रिड्स क्या होती हैं, जैसे इंडिया में भी अलग अलग एरियाज की जो है अलग अलग ग्रिड है, ठीक है। नॉर्थ जोन की अलग ग्रिड है, साउथ जोन की अलग ग्रिड है, साउथ ईस्टर्न जोन की अलग ग्रिड है। सो इस तरह से ग्रिड होती है जहाँ से हम पावर सप्लाई जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। सो कुछ साल पहले जो नॉर्दर्न जोन था उसकी ग्रिड फेल हो गई थी और कुछ समय के लिए पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया अंधेरे में था, मतलब लाइट नहीं आई थी, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए हुआ था, बाद में इसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसको जो था सोल्यूशन उसका निकाल लिया गया था। यहाँ पर उसी ग्रिड की यहाँ पर कॉस्ट की बात की गई है रीन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, ठीक है, बोली लगाने की जो प्रथा है, ठीक है, यहाँ पर इस बात की गई है कि एक वेलकम स्टेप है, ठीक है। सो जिससे कि रीन्यूएबल एनर्जी पे जो पावर टैरिफ लगता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले समय में इंडिया की जो ग्रीन कैपेसिटी है, ठीक है, नेशनल लेवल पर बढ़ जाएगी। सो ग्रीन कैपेसिटी का मतलब है जब हम रीन्यूएबल एनर्जीज को यूज करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, ठीक है, जियोथर्मल हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया। तो ये सारी की सारी रीन्यूएबल एनर्जीज के हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अभी जो इंडिया में टोटल जो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल है वो है 370 गीगावाट की, और उसमें से अगर हम रीन्यूएबल एनर्जीज की उनके प्लांट्स की बात करें तो वो जो है 87 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं, जो कि 370 का 23% हिस्सा है। और उस 87 गीगावाट में जो 37 गीगावाट है वो विंड से आती है, ठीक है, विंड एनर्जी से एनर्जी बनती है, और जो 32 गीगावाट है वो सोलर एनर्जी से हम जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा पावर सेक्टर का जो है प्रीव्यू आपके सामने है कि कैसे कितना गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसमें से जो रीन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर है, विंड पावर है, उसका कितना कितना हिस्सा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है कि 2022 तक जो है हम 175 गीगावाट तक जो रीन्यूएबल पावर कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें से जो है 100 गीगावाट जो होगा वो सोलर पावर होगा। तो ये टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे से काम कर रही है इसमें। तो काफ़ी सारे जो सोलर पैनल्स है वो सब्सिडीज़ पर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि जो कि घरों की छतों के ऊपर लोग सोलर पैनल्स यूज़ करें, ठीक है, सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे डिस्कस किया गया है
ये सब तो ठीक है, हम यहाँ मतलब 87 गीगावाट तक हमने विंड एनर्जी की कैपेसिटी बना ली है, सब ठीक है। लेकिन मसला पड़ता है जब इनको हम स्टोर करते हैं, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करें, तो उसके लिए जो ग्रिड है, ठीक है, वहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। सो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बैकिंग डाउन, ठीक है, नीचे धकेलने की यहाँ पर बात की गई है कि जब भी रीन्यूएबल एनर्जीज ग्रिड में फ्लो करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक स्टेबल ग्रिड चाहिए, एक अच्छी फ्रिक्वेंसी चाहिए अगर हमने उनको अच्छे से स्टोर करना है, रीन्यूएबल एनर्जीज को, थर्मल एनर्जी को अच्छे से स्टोर करना है। तो दोनों में से एक को नीचे कर देते हैं, ठीक है, थर्मल प्लांट्स उनको बंद कर देते हैं कि जो कि सोलर एनर्जी जो है उनकी जो एनर्जी हम स्टोर कर सकें। तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस करके चलते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट्स वो भी चालू रहने चाहिए, ठीक है, उनकी भी स्टोरेज अच्छे से होनी चाहिए, और जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्लांट हैं उनको भी हम अच्छे से स्टोर करें, उनका भी ग्रिड को जो है हम अच्छे से स्टेबल करके चलें। तो यहाँ पर एक बेटर डिज़ाइन की बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल स्टोरेज सिस्टम हमें डेवलप करना होगा आने वाले समय में, ठीक है, जो कि जो रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी है उसको हम नेगेटिव में ना लेकर चले जाएं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है। तो आगे डिस्कस करते हैं इसी आर्टिकल को। सो आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो रीन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एक अदारा है जो कि मैंडेट करता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि वो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो एनर्जी लें, ठीक है, वो 5% से जो है कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो भी एनुअल एनर्जी कंजप्शन में अगर हम इसकी बात करें तो 5% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 2015-16 तक ये जो था मैंडेट चला था रीन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन का। सो उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया, 2018 में 21% तक कर दिया गया कि आप 21% तक रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। जो डिस्कॉम्स हैं उनको बोला गया कि आप 21% तक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर सकते हो 2018 में। तो अभी बात की जा रही है कि 2022 तक हो सकता है जो आरपीओ है वो दोबारा से इस मैंडेट को रिवाइज करे और 21% से हो सकता है कि 40% या 50% के आसपास कर दे कि हाँ 50% तक जो आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही यूज़ करें जब भी आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन यहाँ पर यह बात बोली गई है, ये तो ठीक है, लेकिन जो इसके साथ जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, चार्जेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर ही लोड पड़ेगा। अगर ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ गए, तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? कंज्यूमर से। जो बिल है, ठीक है, वो ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम सिचुएशन को समझें तो पहले से जो इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग प्लांट्स चल रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जैसे कि आगे जो डिस्कॉम्स हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ पर हम रीन्यूएबल एनर्जी के प्लांट किस लिए लगा रहे हैं? उनका मेन मोटिव तो यही है कि सस्ती से सस्ती बिजली एनर्जी जो है प्रोवाइड करें। लेकिन अगर हाई ट्रांसमिशन चार्जेस लग जाएंगे तो फिर तो बात फिर वहीं आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पर टैकल करने की बात की गई है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा है, ये ठीक है, ये एक गलत चेतावनी है, इसको टैकल करके चलना है। आगे यहाँ पर जो बात की गई है कि और भी बहुत सारी जो कॉस्ट आ जाती हैं, ठीक है, तो इसको हमें सही करना है। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी हम कैपेसिटी को अगर हम बंद कर देते हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको हम प्रमोट कर सके, वो सही नहीं है, उसको सही करना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हमें बनानी होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल पर डेवलप करना होगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कॉस्ट आती है ऑपरेटिंग में, ठीक है, मेंटेनिंग कन्वेंशनल प्लांट्स, तो उसको भी हमें सही करना होगा आने वाले समय में। तो कैसे सही कर सकते हैं? यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात की गई है कि जो सोलर रूफटॉप कैपेसिटी है, ठीक है, जो छतों के बाहर, छतों के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एक अच्छी पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोलर पावर पैनल्स यूज़ करें। तो वो तभी यूज़ करेंगे जब उनको सस्ते अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हैं इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कि छत पर आप जो है, जब बिल्डिंग्स जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, तो अपनी जितनी आपको एनर्जी चाहिए उसकी आप जो प्रोडक्शन है अपने घर में ही करें, सोलर पावर पैनल्स यूज़ करें। तो इसके ऊपर सब्सिडी ज़्यादा चाहिए, हालांकि सब्सिडी दे रही है सरकार, लेकिन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, लोगों को पता चले, ठीक है। अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा, अच्छी अवेलेबिलिटी होगी, तभी जाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सस्ती जो बिजली है लोगों को मिल सकती है, अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि आने वाले समय में
जो सोलर रूफटॉप कैपेसिटी है उसको 40 गीगावाट तक बढ़ाने की जो है बात की जा रही है, ठीक है, कि 2022 तक 40 गीगावाट तक हम बढ़ाएं, ठीक है, और बढ़ाएं, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो है प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अभी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है ये भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है हर एक सेक्टर में। अभी भी हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से खुल नहीं पाई है, अनलॉक 3.0 चल रहा है, लेकिन अभी भी इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं बंद हैं, ठीक है। तो अच्छे से जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी अभी शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों का अभी ट्रस्ट नहीं बना हुआ है। खासतौर पे जो ई कॉमर्स सेक्टर है वहाँ पर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल जोमेटो है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, लोग अभी डर रहे हैं कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से। तो यहाँ यही चीज़ जो है इंडायरेक्टली सभी सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। तो उसमें से एक सेक्टर जो है हमारा एनर्जी का सेक्टर भी है। तो अभी आने वाले समय में हमें ज़रूरत है कि मल्टीलेटरल जो है फंडिंग हम प्रोवाइड करें, जो स्मार्ट ग्रिड्स उनके लिए स्मार्ट ग्रिड्स बनाएं, और जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको क्विक स्टार्ट दें, ठीक है, और जो ग्रिड हार्मोनाइजेशन कॉस्ट है उसको सही करके चलें, ताकि जो कि सस्ती से सस्ती बिजली जो है आगे प्रोवाइड हो। तो ये था आर्टिकल ग्रिड हार्मोनाइजेशन के बारे में। तो ये जो पिक्चर है ये हमें बता रही है श्रिंकिंग आइस के बारे में। मतलब जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर जो है लगातार बर्फ़ पिघलती जा रही है। तो यहाँ पर 1979 के जुलाई महीने की बात की गई है कि तब से लेकर जो है इस रीजन में बर्फ़ जो है ज़्यादा जो है इसके जो रीजन्स पिघल रहे हैं। जो रशिया का जो साइबेरियन कोस्ट है वो मोस्टली आइस फ्री हो चुका है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर कभी बर्फ़ जमी रहती थी तो वो अभी आइस फ्री हो चुका है, वहाँ पर बर्फ़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो सी आइस जो है, जो समुद्र में बर्फ़ जमती है, ठीक है, सो उसका जो एक्सटेंट है कि हर साल कोई समय आता है जब वो बढ़ती है, ठीक है। एक टाइम वो भी आता है जब पिघलती है, ठीक है, तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो बढ़ती है, ठीक है। सो वो जो बढ़ने का एक्सटेंट है, ठीक है, वो 27% कम हो गया है अगर हम एवरेज निकाले 1981 से 2020 तक, ठीक है। 27% गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल रिकॉर्ड हुआ है अभी तक कि इतनी ज़्यादा जो है बर्फ़ पिघल चुकी है, बर्फ़ श्रिंक हो चुकी है। सो अब अगर प्रीवियसली जुलाई 2012 का डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कम है ये, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो बनाई है, किसने बनाई है? यूरोप की एक एजेंसी है जिसका नाम है कोपरनिकस एजेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देखना, कोपरनिकस एजेंसी के बारे में, किन फैक्टर्स के ऊपर एनवायरनमेंट के लिए ये काम कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर एक डाटा भी बताया गया है 1979 से लेके 2020 तक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 8.9% तक था उसकी कवरेज थी कि इतना वहाँ पर बर्फ़ की कवर है, लेकिन अभी नेगेटिव में चली गई है, इतनी कम हो गई है, ठीक है। सो 26.8% के आसपास चली गई है, जो अभी रिसेंटली डाटा रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक बड़ी गंभीर बात है, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में सोचने की बात है। सो इसलिए बहुत सारी सरकारों ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट किया था, जिसमें से यूएस जो है पुल आउट कर गया कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा नहीं। पहले हिस्सा बन गया, बाद में चला गया, सिर्फ ये कह के कि जो ये बर्फ़ पिघलती है, जहाँ एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलाव आता है, ये सब कुछ नेचर कर रही है, नेचुरल है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका में ही बनता है, ठीक है, अमेरिका ही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, ठीक है। तो ये दो मुल्क हैं जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पूरे ग्लोब को जो है परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उनको इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये पूरी धरती को हमें बचा के चलना है आने वाले समय में। उसके लिए पॉलिसीज आती हैं, उनको हमें अपनाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मसले पर, ठीक है। सो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात कर रही है, ठीक है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है, जो पेड़ लगाने का काम कर रही हैं। रिसेंटली अरावली पर्वतमाला है जो, ठीक है, अभी मानसून के समय में वहाँ पर जहाज़ से काफ़ी सारे जो बीज हैं वो फेंके गए हैं पूरी अरावली पर्वतमाला के ऊपर, ताकि जो कि अपने आप वो जर्मिनेट हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज उगें, ताकि जो कि जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ी सहायता मिले, वो सही हो। तो ये था आर्टिकल थोड़ा सा श्रिंकिंग आइस के बारे में। तो ये है पार्ट 1 की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाओ, ठीक है, और आगे से आगे जितने भी बढ़िया कर्म कर सकते हो करो, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।